तो आप अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते कि तुम जाओ वृद्धाश्रम, हम तो माँ के साथ रहेंगे। बोल रही थी कि बचपन में मैं तुमको हॉस्टल छोड़ने जाता था, आज उल्टा हो गया, आज बुढ़ापे में तुम मेरे को वृद्धाश्रम छोड़ने आ रहे। राम राम, जय सिया राम। आइए देखते हैं कि ये है क्या। एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी तो नहीं कहूँगी, ये एक रियल कहानी है। ये सब क्या है मम्मी? ऑफिस से आए बेटे ने अपनी टाई खोलते हुए गुस्से से कहा। अरे संजू, आज इतना जल्दी आ गया? वैसे क्या हुआ, क्या पूछना चाहते हो? साफ साफ कहो बेटा। जैसे आपको कुछ पता ही ना हो, आपको कुछ थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं है ना? संजू, ये कैसी बातें बोल रहा है? जानता भी तू किससे बात कर रहा है? माँ हूँ तेरी, और ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? मुझे भी तो पता चले जो तू माँ को शर्म लिहाज बताने चला आया। रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं पूछता हूँ, आखिर आप ज्योति गर्ग ज्योति को क्यों नीचा दिखाती रहती हो? उसकी बात क्यों नहीं समझती आप? अरे पर मुझे पता भी तो चले, मुझे समझना क्या है? और ज्योति को मैं नीचा, अपनी बहू को? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो फिर इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड जवान लड़कियों के सामने उनकी किटी पार्टी में क्यों बाहर आ जाती हैं आप? और उस पर भी वो भी सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर, अपनी घिसी पिटी हिंदी लेकर, नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अरे ज़रूरत ही क्या है? और इतना ही शौक़ है सबसे मिलने का, तो अपना पहनावा क्यों नहीं बदल लेती हो आप? कितनी बार कहा, थोड़े ही सही अपने पोते से कुछ अंग्रेजी के शब्द हाय हेलो करना ही सीख लो। लेकिन आपको तो हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं, बस मुंह उठाकर बाहर चली आती हैं। शर्म नहीं आती आपको? कोई लिहाज नहीं है, किसी की इज्जत का है ना? संजू ने आंखों की त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। शर्म लिहाज? वाह बेटा वाह, उस वक्त कहाँ था तेरा ये शर्म लिहाज, जब तेरे पापा की आकस्मिक मृत्यु के बाद तुझे एक अच्छी परवरिश देने की खातिर आई मैंने स्कूल में झाड़ू लगाने की नौकरी की। उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती थी? जब मैंने अपने फटे हुए कपड़ों को दूसरी कतरनों के सहारे अपने बदन को ढका था, ताकि तुम्हारे बदन पर हमेशा अच्छे कपड़े बने रहें। जब उस वक्त मैंने कोई काम करने में शर्म महसूस नहीं की, तो आज अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के अनुरूप कपड़े पहनने और राष्ट्रीय भाषा हिंदी बोलने में कैसी शर्म है? और सच कहूँ, शर्म बहू और उसकी सहेलियों को आनी चाहिए, जो हमारे घरों में किटी पार्टी के नाम पर अर्धनग्न कपड़ों में चली आती हैं, जिन्हें ये तक ज्ञात नहीं कि अपने बुजुर्गों के सामने कैसे कपड़े में जाना चाहिए, कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। और हाँ बेटे, यदि इतनी शर्म लिहाज की बातें समझ में आती है तो बता भी देना और समझा भी देना अपनी पत्नी को, जिसके कहने पर तनतनाते हुए आए हो। ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना हुआ है, मेरे नाम पर, और यदि मेरे रहने से इतनी ही शर्म महसूस होती है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा सकती हो, जहाँ रहने खाने में शर्म लिहाज का मतलब समझ में आता हो। कहकर माँ अंदर चली गई। वहीं बेटा वहाँ तो पर्दे के पीछे खड़ी बहू को सही मायनों में समझ में आ चुका था कि शर्म और लिहाज का सटीक अर्थ क्या है। ये छोटी सी रियल स्टोरी हमें बताती है आज की युवा पीढ़ी के अपने पेरेंट्स के प्रति खोखली दिखावे की रिश्तेदारी को। आज के डेट में स्पेस के नाम पे हर किसी को अपनी आज़ादी चाहिए, चाहे वो आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा ही क्यों ना हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या इनके मन में पुरानी यादें जरा भी नहीं होती, जब इनके माँ बाप ने इनको किस तरह से पाला पोसा होता है। चलिए, एक मिनट को अगर माँ बाप दोनों हैं और उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है, चाहे वो पेंशन के पैसों से हो या कहीं से थोड़ी बहुत कमाई से हो, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नहीं है किसी भी वजह से, और उसके पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है, तो इस तरह की बातें क्या बताती हैं? क्या इनके पास इतनी भी समझ नहीं? क्या इन्हें ये भी नहीं लगता कभी कि कल को इनके साथ भी ऐसा हो सकता है?
अगर आप श्रवण कुमार नहीं हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चे कैसे श्रवण कुमार होंगे? क्या ये छोटी सी बात, ये छोटी सी सीख इन्हें समझ में नहीं आती? मैं कभी कभी बड़ी हैरान होती हूँ इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की आप बीती। मुझे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। आए दिनों न्यूज़ में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं कि लोग अपनी अकेली बूढ़ी माँ को बुरी तरह से मार कर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिए, सड़कों पे किसी ने कहीं छोड़ दिया, किसी ने कहीं छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम वाकई में असंवेदनशील होते जा रहे हैं? अगर आप अपने पैदा करने वाले पेरेंट्स के प्रति प्यार नहीं जता सकते, नहीं कर सकते, नहीं सहेज सकते, तो दुनिया में आप किसको प्यार करते हैं? सोचने वाली बात है। और इसमें अगर ज़्यादातर लोग दोष देते हैं बहुओं का। अगर बेटा स्ट्रांग है तो उसकी पत्नी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की बात कर सके। तो मैं, अगर मेरी ओपिनियन आप सुनना चाहेंगे तो मैं तो कहूँगी सबसे पहला दोषी बेटा है। बेटे ने बहू की नाजायज़ बात को माना और उस माँ बाप के ऊपर, उस माँ बाप को उसने घर से निकालने की कोशिश की जिन्होंने उसे इस दुनिया में सरवाइव करना सिखाया, जिन्होंने उसे इस लायक बनाया कि आज आप इस दुनिया में अपनी एक पहचान बना सकें। मैं पूछती हूँ, क्या आपको कहीं आवेदन करना होगा तो फादर्स नेम आप हटा सकते हैं? मदर्स नेम आप हटा सकते हैं? इस ज़िंदगी में नहीं हटा सकते। आप किसी का भी रिश्ता, किसी का भी नाम हटा सकते हैं, लेकिन पैदा करने वाले माँ बाप का नाम कहीं भी आप कभी भी नहीं हटा सकते। और हर जगह आपको ज़रूरत पड़ती है, हर डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है। तो फिर इस तरह का कल्चर, इस तरह की बातें, इस तरह की परवरिश कहाँ से आती है? मैं खुद कहती हूँ कि बच्चे जितना किताबों से नहीं सीखते हैं उतना चीज़ों को देख के, समझ के सीखते हैं। तो क्या बचपन में उस माँ ने इनको ये चीज़ सिखाई कि आज मैं किसी तरह तुम्हें पाल पोस रही हूँ, कल जब तुम बड़े हो जाना तो मुझे घर से निकाल देना? अगर नहीं तो फिर इन्होंने कहाँ से सीखा? मैं कभी कभी बड़ी हैरान होती हूँ जब लोगों के ये सवाल आते हैं कि वृद्धाश्रमों की संख्या इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि क्या आपके पास आपके माँ बाप के लिए जगह नहीं है? आप उन्हें वृद्धाश्रम में जीते जी छोड़कर किस तरह से सुकून की नींद लेते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ। आप घर में एक कुत्ता पालते हैं, आप उसके लिए ब्रांडेड फूड लाते हैं, उसे शैम्पू से नहलाते हैं, डॉक्टर के पास ग्रूमिंग के लिए आप ले जाते हैं, लेकिन आप माँ बाप को अपने घर में नहीं रख सकते। ये बहुत ही सोचनीय विषय है और ये बहुत ही शॉकिंग सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि अगर इस पे हम बात करने पे आएँ तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है और समय का कोई लिमिट नहीं होगा। लेकिन आखिर इस हालातों को सुधारा कैसे जाएगा? हम जहाँ एक तरफ चांद पे पहुँच गए हैं, जहाँ हम आज वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, भारत की पहचान वसुधैव कुटुंबकम से है, तो फिर अपने जन्मदाता, अपने माँ बाप से इस तरह के व्यवहार के लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या कहा जा सकता है इस तरह के व्यवहार के लिए, जहाँ आपके सृजनकर्ता को ही जगह नहीं है। वहाँ आप दिखावे की पार्टियाँ दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि आप कितने बड़े टैलेंटेड हैं, आप कितने बड़े प्रोफेशनल हैं, आप कितनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं? मुझे लगता है कि इन शब्दों का आपसे कोई मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ नोट को छापने की मशीन बन चुके हैं।
आपके अंदर संवेदनशीलता जैसी कोई बात नहीं है, आपके अंदर इंसानियत जैसा कोई भाव नहीं है, और आप सही बताऊं तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मेरी बातें सुन के हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट क्योंकि हर घर की ये कहानी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम घरों की यही कहानी है, और हम बात जनरली उसी पे करते हैं जो मैक्सिमम होता है। मिनिमम की बात आज के डेट में कोई नहीं करता, ना करना चाहता, और ना ही उससे बात करने से कोई फ़ायदा है। तो एक बार इस टॉपिक पे सोचिए कि क्या माँ बाप ऐसे ही व्यवहार के भागी हैं। चलते चलते मैं आपसे एक कविता साझा कर रही हूँ कि बुजुर्ग व्यक्ति भी बरगद समान ही होता है। जैसे बरगद की छाया घनेरी होती है, वैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति का आश्रय है। बरगद कई पीढ़ियों का अनुभव रखता है, बुजुर्ग व्यक्ति के पास तो अनुभवों का खजाना है। बरगद आंधी तूफानों में भी डटा रहता है, वैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति भी विषमताओं से डरता नहीं है। बरगद पर बहुत से जीव जंतु पक्षी आश्रय पाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के पास भी सबका गुजारा होता है। बरगद की जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, वैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति भी दूरदर्शी होता है। तो ये देखने का, समझने का नज़रिया है। कोई उनको बोझ समझता है और कोई उनको बरगद की छाया। बुजुर्ग मेरे वो घर के बरगद समान है, बुजुर्ग वो मेरे घर के बरगद समान है। वे छाया जीवन की मानो बड़े वृक्ष जैसी हो। बुजुर्गों का भंडार है, हीरों की खान है। तो आज के लिए यहीं तक। आशा है आप कुछ सोचने पे मजबूर होंगे। एक सवाल आप तक छोड़ते जा रही हूँ कि क्या माँ बाप भी व्यावसायिकता के जद में आ गए हैं, यूज़ एंड थ्रो का कल्चर हो गए हैं। जब तक आपकी ज़रूरत थी तब तक आपने उनके आंचल तले स्नेह पाया, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो आपने उस आंचल का पोछा बना दिया। राम राम, जय श्री राम।